Hello dear students, this is Daisy ma'am, and today we are going to start with the next topic of this chapter, that is gravity. So let's start. Gravity or gravitational force of the earth. So हम अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के बारे में इसमें पढ़ने जा रहे हैं. तो व्हाट इज़ ग्रेविटी और व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज़ कॉमनली टर्म्ड एज ग्रेविटी. यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है उसी को ग्रेविटी कहा जाता है. और दस ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट्स सिचुएटेड ऑन इट्स सरफेस और नियर इट. यानी कि ग्रेविटी जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है उन ऑब्जेक्ट्स पे जो उसके सरफेस पे प्रेजेंट हैं या फिर उसके आसपास प्रेजेंट हैं. यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे कि किस तरह से ऐसे होता है, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m. यानी कि ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया है और अर्थ का जो मास है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया गया है. Then the distance of the object from the center O of the earth equals the radius कैपिटल R ऑफ द अर्थ. तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिगर देखेंगे तो ये फिगर आप देखिए, ये अर्थ है और अर्थ के सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया गया है. राइट. जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर तक है वो अर्थ का रेडियस के बराबर है. राइट. अब इसके बेसिस पे हम जो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं वो फॉर्मूला क्या होगा? That is capital F is equal to capital G capital M small m upon R square. जहाँ पे capital G gravitational force है और capital M mass of the earth है, small m mass of the object है और capital R is representing the radius of the earth. So the force of gravity experienced by the object as per the law of gravitation will be. तो यहाँ पे हम जो gravitational force है जो कि एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसका फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा F इज इक्वल टू GMN अपॉन R स्क्वायर. ये आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं. नेक्स्ट कम्स फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसमें हम फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे. व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन द ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल. यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो उस समय उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको फ्री स्टेट बोला जाता है या फ्री फॉल स्टेट बोला जाता है. तो ये फ्री फॉल स्टेट क्या है? फ्री फॉल स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट फ्रीली अर्थ की तरफ गिरता है और ये जो अर्थ की तरफ गिर रहा है वो इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के जो कि प्रोड्यूस करती है अर्थ. ठीक है, सिर्फ अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगाती है जिसकी वजह से वो फ्रीली फॉल होता है. राइट. तो दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ फ्री फॉल. अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है तो उसके मोशन का डायरेक्शन क्या होगा. तो ड्यूरिंग द फ्री फॉल द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज. यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल हो रहा है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होता है. वो जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो नीचे गिरेगा. However, in accordance with second law of motion, magnitude of velocity of a freely falling object goes on changing continuously. लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. तो हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है अर्थ की तरफ तो उसमें एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होता है. ठीक है. व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी. As the acceleration is due to the gravity, ठीक है, और ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे. क्योंकि जो बॉडी फ्री फॉल हो रही है उसके अंदर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर हो रहा है या उस बॉडी के अंदर हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं और इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन. और ये बिल्कुल सेम होती है एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल g होता है. दस द SI यूनिट ऑफ स्मॉल g इज मीटर सेकेंड इनवर्स 2. ठीक है. तो जो यूनिट आपकी एक्सेलरेशन की होगी वही यूनिट आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की भी हो जाएगी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी हो जाएगी.
expression of small g. As per equation 3.9, we know that force of gravity acting on an object of mass m just near the surface of the earth is given as, यानी कि जो ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है जो कि जिसका मास स्मॉल m है और जो कि अर्थ के सरफेस के पास है, तो उसके जो फोर्स लग रहा है उसको हम एक्सप्रेशन उसके लिए लिखते हैं कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम 3.10 बोलेंगे. देन कम्स जहाँ पे कैपिटल M अर्थ का मास है और कैपिटल R अर्थ का रेडियस है. Now, in accordance with the second law of motion, force of gravity on an object must be equal to the product of mass of the object and acceleration due to gravity. तो अगर हम न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमको क्या पता है कि जो ग्रेविटी है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है, वो उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए. तो न्यूटन की सेकेंड लॉ के हिसाब से हम क्या लिख रहे थे, F इज इक्वल टू ma, और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को किस फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पे उसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू mg. तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 3.11. नाउ इक्वेशन नंबर 3.10 और 3.11 अगर हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो F इज इक्वल टू mg होता है, राइट. तो हम यहाँ F की जगह पे mg लिख सकते हैं. तो mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, स्मॉल m दोनों को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन आर स्क्वायर. तो ये इक्वेशन आपकी हो गई 3.12. देन फ्रॉम द इक्वेशन 3.12 इस इक्वेशन से क्या क्लियर होता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यानी कि स्मॉल g का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है अर्थ के मास और रेडियस पे, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है. Thus the value of small g is exactly same for all objects whether they are big, small, सॉलिड और हॉलो एट अ गिवन प्लेस. यानी कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी जो है वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल सेम होती है. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑब्जेक्ट छोटा है, बड़ा है, सॉलिड है या हॉलो है एक गिवन प्लेस पर, राइट. कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी. अब स्मॉल जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें अर्थ की जो मास है, उसका जो रेडियस है और उसका जो जी का वैल्यू है, अगर उन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 3.12 में पुट करेंगे तो हमको स्मॉल जी की वैल्यू मिल जाएगी. तो विल सी हाउ. वी नो दैट द मास ऑफ द अर्थ इज m इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 की पावर 24 kg. रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर 6. एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2. अब अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3.12 में डालेंगे तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको स्मॉल जी की वैल्यू मिल जाएगी. सो विल सी हाउ. सो यहाँ पे देखिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3.12 वी गेट g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर. कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6.0 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन मास का रेडियस का स्क्वायर करना है. तो अगर रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा. जब हम ये सारी कैलकुलेशंस को करेंगे तो फाइनली हमको जो स्मॉल जी की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, राइट. तो ये होगी आपकी स्मॉल जी की वैल्यू. देन स्मॉल जी और कैपिटल जी के दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस को समझने के लिए हम टेबल नंबर 3.1 को देखेंगे. तो यहाँ पे आ गया आपका डिफरेंसेस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी. स्मॉल जी इज़ एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ अ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये
ये वो एक्सेलरेशन है जो प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है अर्थ के ऊपर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग थ्रू द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अर्थ जो है वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, फ्रीली फॉल होता है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, राइट। Universal gravitational constant G, that is capital G, is equal to gravitational force between two objects of unit mass each and separated by a यूनिट डिस्टेंस। यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है जिनके मासेस यूनिट हैं और जो एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। The value of small g is constant at a given place but varies from place to place on the earth। यानी कि जो g की वैल्यू है, स्मॉल g की वैल्यू है, वो कांस्टेंट होती है किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, लेकिन वो अगर अर्थ पे ही हम अलग एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेयरएज कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कि किसी भी कंडीशन में ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। देन थर्ड पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिफरेंट ऑन द सर्फेस ऑफ डिफरेंट हेवनली बॉडीज। अलग अलग हेवनली बॉडीज के सर्फेसेस पे भी अलग अलग जी की वैल्यू होती है। प्लैनेट्स पे अलग होगी, मून्स पे अलग होगी, स्टार्स पे अलग होगी, लेकिन जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कि कहीं भी हम चले जाएं इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहती है। देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कैन बी 0 टू, स्मॉल जी की वैल्यू 0 भी हो सकती है जो कि अर्थ के सेंटर में होती है। ठीक है, अर्थ के सेंटर में जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन फिर वही बात है कैपिटल जी कांस्टेंट रहता है इसलिए वो कभी भी 0 नहीं होता, वो कांस्टेंट है हमेशा। Then the mean value of small g on the surface of the earth is 9.8 meter second inverse to, और जो वैल्यू कैपिटल जी की है एक्सेप्टेड वैल्यू जो है वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स 2। तो ये इन दोनों के डिफरेंसेस हो गए। देन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, फ्री फॉल के बेसिस पे इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो वील सी हियर वी नो about 3 equations for uniformly accelerated motion of an object। कि हमें 3 इक्वेशंस के बारे में पता है जिनके अंदर एक यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, यानी कि ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो एक यूनिफॉर्म एसिलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता रहता है, और उसकी बेसिस पे यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं। v is equal to u plus at, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time। s is equal to ut plus half at square, जहाँ पे s को हम हाइट से भी डिनोट करते हैं, राइट। सो देन थर्ड वन इज द v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इसकी 3 इक्वेशंस हो गई। While applying these equations for free fall for downward motion, acceleration a is equal to g ले रहे हैं हम, राइट, ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। यानी कि जिस समय हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं किसी फ्री फॉल के लिए जो कि ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है लेकिन वो डाउनवर्ड मोशन में है, तो उस समय हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब उस ऑब्जेक्ट का मोशन अपवर्ड होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तब हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि हमें कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।